हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। अच्छा, कभी सोचा है कि घर में जो आईना है यानी मिरर, वो अपने अंदर कितने राज, कितने सीक्रेट्स छुपाए बैठा है। ये सिर्फ चेहरा देखने के लिए नहीं है भाई, इसके पीछे ना बड़ी कमाल की फिजिक्स छिपी है। तो आज हम लोग इन्हीं शीशों के पीछे की साइंस को खोलने वाले हैं। लाइट और रिफ्लेक्शन की एक ऐसी जर्नी पर चलेंगे जहां हर मोड़ पर एक नया राज खुलेगा। चलो शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है। सबने सड़क पर तेजी से जाते हुए एम्बुलेंस तो देखी ही होगी, है ना? तो कभी गौर किया है कि उस गाड़ी पर एम्बुलेंस हमेशा उल्टा क्यों लिखा होता है, ऐसे मिरर इमेज जैसा? क्या ये कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है या फिर इसके पीछे कोई जबरदस्त साइंटिफिक रीजन है? सोचिए। फिक्र मत करो, इसका जवाब आज ही मिलेगा और यकीन मानो सब हैरान रह जाओगे। तो ये रहा आज का अपना गेम प्लान। हम अपने इस एडवेंचर को 4 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले लाइट और रिफ्लेक्शन के बेसिक्स को पक्का करेंगे। फिर प्लेन मिरर्स की दुनिया में घुसेंगे और उस एम्बुलेंस वाले राज को खोलेंगे। उसके बाद असली मजा शुरू होगा। कर्व्ड मिरर्स के नियम सीखेंगे और आखिर में सेक्शन 4 में ये देखेंगे कि ये सारी साइंस हमारी रोज की जिंदगी में कैसे जादू करती है। तैयार हो? चलो शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से। देखो, जैसे एक मजबूत बिल्डिंग के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन जरूरी है ना, बिल्कुल वैसे ही फिजिक्स के बड़े बड़े टॉपिक्स समझने के लिए बेसिक्स का क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे, लाइट के सबसे आसान कॉन्सेप्ट से। तो सबसे पहला सवाल, ये लाइट यानी रोशनी है क्या चीज? बहुत सिंपल है। लाइट ना एक तरह की एनर्जी है, एक शक्ति जो हमें चीजें देखने में मदद करती है। इसके बिना सोचो सब कुछ अंधेरा होता। और इसकी एक सुपर पावर है, पता है क्या? लाइट हमेशा हमेशा एकदम सीधी लाइन में चलती है, एक लेजर बीम की तरह सोचो। ये कभी सांप की तरह टेढ़ी मेढ़ी नहीं चलती। साइंस की भाषा में इसको रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। थोड़ा फैंसी नाम है पर मतलब सिंपल है। लाइट सीधी चलती है बस। अच्छा, अगर लाइट हमेशा सीधी चलती है तो फिर हम अपने आसपास की चीजें, जैसे कोई किताब है या टेबल है, इनको कैसे देख पाते हैं? लाइट इनके आर पार तो जाती नहीं। तो यहां पे एंट्री होती है हमारे हीरो की, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का सीधा साधा मतलब है लाइट का किसी चीज से टकराकर वापस आना, बाउंस बैक करना। बिल्कुल वैसे जैसे एक बॉल दीवार से टकराकर बाउंस होती है। जब बल्ब से निकली लाइट इस किताब से टकराती है और बाउंस होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, तभी तो हम इस किताब को देख पाते हैं। मतलब अगर रिफ्लेक्शन नहीं तो विजन भी नहीं। चलो इस रिफ्लेक्शन के प्रोसेस को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मान लो ये एक मिरर है। इस पूरे खेल में ना 3 मेन किरदार हैं, 3 पक्के दोस्त। सबसे पहला दोस्त आने वाली लाइट की किरण, जो लाइट सोर्स से आकर मिरर से टकराती है, उसे कहते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है। अब टकराने के बाद जो रे वापस जाती है बाउंस होकर, वो है हमारा दूसरा दोस्त, रिफ्लेक्टेड रे। सिंपल। और तीसरा दोस्त है नॉर्मल। जिस पॉइंट पर लाइट टकराती है वहां से मिरर पर एक 90 डिग्री की सीधी लाइन खींचो। ये जो इमेजिनरी लाइन है, इसी को नॉर्मल कहते हैं। ये आगे बहुत काम आएगा एंगल्स नापने के लिए। अब मजेदार बात पता है क्या है? ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये ऐसे ही अपनी मर्जी से नहीं होता। ये 2 बड़े पक्के नियमों को, 2 रूल्स को फॉलो करता है। इन्हें कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला नियम, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। मतलब वो जो हमारी नॉर्मल वाली लाइन थी ना, उसके साथ आने वाली रे जितना एंगल बनाएगी, जाने वाली रे भी बिल्कुल उतना ही एंगल बनाएगी। अगर एंगल आई 30 डिग्री है तो एंगल आर भी 30 डिग्री ही होगा, हमेशा। दूसरा नियम तो और भी आसान है। ये कहता है कि आने वाली रे, जाने वाली रे और नॉर्मल, ये तीनों दोस्त हमेशा एक ही प्लेन पर रहते हैं, एक ही फ्लैट सरफेस पर। बस ये 2 गोल्डन रूल्स हैं जो हर जगह काम करते हैं। सही है। अब जब अपने बेसिक्स एकदम पक्के हो गए हैं, तो वक्त आ गया है उस पहले राज से पर्दा उठाने का। चलो चलते हैं सेक्शन 2 में, जहां हम प्लेन मिरर्स के फंडे समझेंगे। और हां, उस एम्बुलेंस वाले सवाल का जवाब भी फाइनली मिलेगा। इंतजार खत्म हुआ। तो ये रहा जवाब। साइंस में इस जादू को कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। बिलीव नहीं होता? एक काम करो, अभी आईने के सामने जाकर अपना सीधा हाथ उठाओ। देखो मिरर में क्या दिखता है। मिरर में जो इमेज है वो अपना उल्टा हाथ उठा रही होगी। आईने में ना लेफ्ट का राइट हो जाता है और राइट का लेफ्ट। तो बस इसी कमाल की प्रॉपर्टी की वजह से एम्बुलेंस उल्टा लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि जब आगे वाली गाड़ी का ड्राइवर अपने मिरर में देखेगा तो उससे इस उल्टे शब्द की एक और उल्टी इमेज दिखेगी।
और उल्टा का उल्टा क्या होता है? सीधा। तो उससे एम्बुलेंस बिल्कुल सीला पड़ाई देगा और वो फटाफट रास्ता दे देगा। है ना ब्रिलियंट आइडिया? तो जो आईना हम रोज घर में देखते हैं वो एक प्लेन मिरर है और इसमें जो इमेज बनती है उसकी कुछ खास बातें होती हैं। चलो एक एक करके देखते हैं। पहला, इमेज वर्चुअल होती है, मतलब वो आईने के पीछे बनती हुई लगती है, उसको किसी पर्दे पर नहीं उतार सकते। दूसरा, इमेज इरेक्ट यानी सीधी होती है। आप सीधे खड़े हो तो इमेज भी सीधी ही दिखेगी, सर नीचे पैर ऊपर नहीं। तीसरा, लेटरली इन्वर्टेड, जो अभी हमने समझा, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। चौथा, सेम साइज की होती है, ना छोटी ना बड़ी, बिल्कुल ऑब्जेक्ट के साइज की। और पांचवा, सेम डिस्टेंस पर बनती है। अगर आईने से 2 मीटर दूर खड़े हो तो इमेज भी आईने के अंदर 2 मीटर दूर ही बनेगी। प्लेन मिरर तो काफी आसान और सीधा साधा था, है ना? तो अब गेम को थोड़ा लेवल अप करते हैं। अब हम एंटर करने वाले हैं घुमेदार अजीबो-गरीब मिरर्स की दुनिया में। तैयार हो जाओ स्फेरिकल मिरर्स के लिए, जहां लाइट के नियम और भी ज्यादा मजेदार हो जाते हैं। स्फेरिकल मिरर्स मतलब गोल आईने, ये 2 तरह के होते हैं और इसको समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? एक चम्मच। हाँ, एक सिंपल सा स्पून। चम्मच का जो अंदर वाला हिस्सा है ना, जिसमें दाल चावल रखते हैं, वो अंदर की तरफ घुमा हुआ है, एक गुफा जैसा, केव जैसा। उसे कहते हैं कॉनकेव मिरर। और चम्मच का जो पिछला हिस्सा है, जो बाहर की तरफ उभरा हुआ है, वो है कॉन्वेक्स मिरर। बस इतना ही है। और इन दोनों में इमेज एकदम अलग बनती है। अब इन घुमेदार मिरर्स को समझने से पहले इनकी थोड़ी सी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। कुछ खास शब्द। घबराना मत, बहुत आसान है। पहला है पोल, पी। ये मिरर का बिल्कुल बीच का पॉइंट होता है, उसका सेंटर। फिर आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी। ये सोचो कि ये मिरर एक कांच की बड़ी सी बॉल का हिस्सा था। उस पूरी बॉल का जो सेंटर था ना, वही है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरा है प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक सीधी लाइन है जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है। समझ लो ये मिरर की मेन सड़क है। और सबसे जरूरी, प्रिंसिपल फोकस, एफ। ये वो जादुई पॉइंट है जहां सारी लाइट रेस टकराने के बाद आकर मिलती हैं या मिलती हुई लगती हैं। इसके बारे में आगे और बात करेंगे। तो चलो अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। किसी भी चीज की इमेज कहां और कैसी बनेगी, ये पता लगाने के लिए बस कुछ आसान से नियम हैं। रूल नंबर 1। ये नियम कहता है कि जो भी लाइट की किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यानी उसके साथ साथ सीधी आएगी, वो टकराने के बाद हमेशा फोकस से गुजरेगी। देखो यहां, रे पैरेलल आई और टकराकर एफ से निकल गई। ये नियम पत्थर की लकीर है, हमेशा काम करेगा। अब आते हैं रूल नंबर 2 पर। यह पहले रूल का एकदम उल्टा है, बिल्कुल रिवर्स। ये रूल कहता है कि अगर कोई लाइट की किरण पहले ही फोकस से होते हुए आती है और फिर मिरर से टकराती है, तो टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। देखा, पहले में पैरेलल आई, फोकस से गई, इसमें फोकस से आई, पैरेलल हो गई। सिंपल। रूल नंबर 3, ये तो सबसे आसान है। याद है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी। तो नियम यह है कि अगर कोई लाइट की किरण सी से होते हुए आती है, तो वो टकराने के बाद सीधा उसी रास्ते पर वापस चली जाती है। जैसे आई वैसे ही वापस, नो इधर नो उधर, एकदम यू टर्न। और ये रहा अपना आखिरी रूल, रूल नंबर 4। अगर कोई लाइट की किरण सीधा आकर मिरर के सेंटर पॉइंट यानी पोल पी पर ही टकरा जाए, तो क्या होगा? तब ये हमारे सबसे पुराने दोस्त लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। प्रिंसिपल एक्सिस यहां नॉर्मल बन जाएगा और जिस एंगल पर रे आएगी, बिल्कुल उसी एंगल से वापस चली जाएगी। तो एंगल आई बराबर एंगल आर यहां भी लागू होगा। आसान है ना? अब दिमाग में ये टेंशन आ रही होगी कि इतनी सारी पोजीशंस हैं, ऑब्जेक्ट यहां रखा तो इमेज कहां, कैसे याद रखेंगे? फिकर नॉट, इसके लिए एक सुपर ट्रिक है, एक शॉर्टकट। इसे कहते हैं पीके ट्रिक। ध्यान से देखो, हमने प्रिंसिपल एक्सिस पर अलग अलग जगह को नंबर दे दिए हैं। अब जादू देखो, अगर ऑब्जेक्ट पोजीशन 1 पर है तो इमेज भी 1 पर, अगर ऑब्जेक्ट 2 पर तो इमेज भी 2 पर। ये एक छोटा सा विजुअल गाइड है। एग्जाम में कॉनकेव मिरर के सारे केस याद रखने का एकदम मस्त जुगाड़ है। इसके बारे में फिर कभी डिटेल में बात करेंगे, पर अभी के लिए ये शॉर्टकट याद रखो। फ्यू, काफी थ्योरी हो गई है ना? लेकिन फिजिक्स का असली मजा किताबों में नहीं, असली जिंदगी में है, जब हम इसको अपने आसपास काम करते हुए देखते हैं। तो चलो अब चलते हैं अपने आखिरी सेक्शन में और देखते हैं कि ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स हमारी दुनिया में कहां-कहां अपना कमाल दिखा रहे हैं। तो ये है आमने सामने की टक्कर, कॉनकेव वर्सेस कॉन्वेक्स। चलो फटाफट समरी देखते हैं।
कॉन्केव मिरर जो है वो ज्यादातर रियल और इन्वर्टेड यानी उल्टी इमेज बनाता है। रियल मतलब जिसे पर्दे पर ले सकते हैं। दूसरी तरफ कॉन्वेक्स मिरर, ये हमेशा, याद रखना, हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट यानी सीधी इमेज बनाता है और इसकी इमेज हमेशा छोटी होती है। अब क्योंकि इनकी फितरत ही इतनी अलग है तो इनके काम भी बिल्कुल अलग अलग हैं। ये स्लाइड सारी कहानी बता देगी। एक सिंपल सा मंत्र याद कर लो। अगर किसी चीज को बड़ा करके देखना है, मैग्नीफाई करना है, जैसे शेविंग करते हुए, तो कॉनकेव मिरर। और अगर ज्यादा एरिया देखना है, एक वाइड व्यू चाहिए, जैसे गाड़ी के पीछे का पूरा ट्रैफिक, तो कॉन्वेक्स मिरर। बड़ा देखना है तो कॉनकेव, ज्यादा देखना है तो कॉन्वेक्स। सिंपल। तो चलो कॉन्केव मिरर के कुछ कमाल देखते हैं। डेंटिस्ट्स वो इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि दांत का एक बड़ा सा मैग्नीफाइड व्यू मिल सके और छोटी सी कैविटी भी पकड़ में आ जाए। गाड़ियों की हेडलाइट्स में यहां बल्ब को मिरर के फोकस पर रखते हैं। इससे क्या होता है, टकराने के बाद सारी लाइट एकदम सीधी पावरफुल बीम बनकर आगे जाती है और अंधेरे में सड़क दिखाती है। और हां, शेविंग या मेकअप मिरर्स ये भी चेहरे को बड़ा करके दिखाते हैं ताकि काम आसानी से हो जाए। और अब बारी है कॉन्वेक्स मिरर्स के कमाल की। गाड़ियों के साइड व्यू मिरर्स, ये सबसे आम एग्जाम्पल है। कॉन्वेक्स मिरर्स ड्राइवर को एक वाइड फील्ड ऑफ व्यू देते हैं, मतलब पीछे का बहुत बड़ा हिस्सा एक छोटे से शीशे में दिख जाता है। तभी तो उन पर लिखा होता है, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, क्योंकि इमेज हमेशा छोटी बनती है ना। और दूसरा, सिक्योरिटी मिरर्स, बड़े बड़े गोल शीशे जो दुकानों या मेट्रो स्टेशन पर लगे होते हैं, ये भी कॉन्वेक्स होते हैं ताकि एक ही जगह से पूरे एरिया पर नजर रखी जा सके। अच्छा, स्क्रीन पर जो दिख रहा है ये वाला जादू तो हम सबने कभी ना कभी जरूर देखा होगा। एक कांच के ग्लास में पानी भरिए और उसमें एक पेंसिल डाल दीजिए। क्या होता है, ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है मानो पेंसिल पानी में जाते ही मुड़ गई हो या टूट गई हो, है ना। या फिर कभी नोटिस किया है कि स्विमिंग पूल का जो फर्श है वो असल में जितना गहरा होता है उससे कम गहरा लगता है। ये कोई आंखों का धोखा या जादू टोना नहीं है। इसके पीछे काम कर रही है प्योर फिजिक्स। और आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं कि आखिर लाइट ये कमाल का खेल क्यों और कैसे दिखाती है। तो चलिए देखते हैं कि आज के हमारे सफर के कौन कौन से पड़ाव हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये लाइट मुड़ती क्यों है और इस कमाल के फिनोमिनन को कहते क्या हैं। फिर हम जानेंगे कि इसके पीछे कौन से पक्के नियम काम करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि हमने इन नियमों का इस्तेमाल करके लेंस कैसे बनाए और फिर उन लेंस से इमेज कैसे बनती हैं। और आखिर में हम उस सिंपल सी मैथ्स और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस को देखेंगे जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा हैं। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो आ गए हम अपने सफर के पहले पड़ाव पर। वो जो पेंसिल हमें पानी में मुड़ी हुई दिख रही थी, उसके पीछे जो साइंस काम कर रही है उसका एक नाम है। इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का अपवर्तन। अब ये शब्द सुनने में हो सकता है थोड़ा टेक्निकल लगे, पर यकीन मानिए इसका मतलब बहुत ही सीधा और सरल है। तो आखिर ये रिफ्रैक्शन है क्या भला? देखिए, बहुत आसान शब्दों में समझते हैं। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो अपने सीधे रास्ते से थोड़ा सा भटक जाती है, यानी बेंड हो जाती है। लाइट के इसी बेंड होने को, इसी मुड़ने को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब आप सोचेंगे ये मीडियम क्या है? मीडियम मतलब वो चीज जिससे होकर लाइट गुजर रही है, जैसे हवा, पानी, कांच, हीरा, कुछ भी हो सकता है। और सबसे जरूरी सवाल, लाइट मुड़ती क्यों है? इसका सिर्फ एक ही जवाब है, अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। बस स्पीड में यही बदलाव ही लाइट के मुड़ने की असली वजह है। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये बेंडिंग होती कैसे है। इसे एक मजेदार उदाहरण से समझते हैं। सोचिए कि आप एक कार तेजी से एक पक्की सड़क पर चला रहे हैं और सड़क के ठीक बगल में रेत का ढेर है। अब अगर आप कार को तिरछा चलाते हुए रेत में ले जाएं तो क्या होगा? जैसे ही कार का एक पहिया रेत पर आएगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी, जबकि दूसरा पहिया अभी भी तेज सड़क पर है। इस स्पीड के अंतर की वजह से कार अपने आप उस तरफ मुड़ जाएगी जिधर स्पीड कम हुई है ना? बिल्कुल बिल्कुल, यही लाइट के साथ होता है। जब लाइट हवा जैसे रेयरर मीडियम जहां वो तेज चलती है, पानी जैसे डेंसर मीडियम में जाती है जहां वो धीमी हो जाती है, तो वो धीमी होकर नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। नॉर्मल मतलब एक सीधी काल्पनिक रेखा जो सतह पर 90 डिग्री पर होती है। और इसका ठीक उल्टा भी होता है। जब लाइट पानी से वापस हवा में आती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है और वो नॉर्मल से दूर भागती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें ये तो समझ आ गया कि लाइट मुड़ती है और क्यों मुड़ती है, लेकिन ये जो बेंडिंग है ना, ये कोई मन मर्जी से नहीं होती। फिजिक्स की सबसे खूबसूरत बात यही है कि हर चीज के पीछे नियम होते हैं, कायदे होते हैं। रिफ्रैक्शन के भी अपने दो पक्के नियम हैं जो हमें बिल्कुल सटीक तरीके से बताते हैं कि लाइट कितना और किस दिशा में मुड़ेगी।
और इन्हीं नियमों की वजह से आज हम लेंस, कैमरे और टेलीस्कोप जैसी चीजें बना पाए हैं। तो इसके दो बहुत ही सिंपल और फंडामेंटल नियम हैं। पहला नियम कहता है कि जो लाइट की किरण आ रही है यानी इंसिडेंट रे, जो किरण मुड़ने के बाद जा रही है यानी रिफ्रैक्टेड रे, और जो नॉर्मल है, ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन पर होंगे। मतलब आप इन तीनों को एक कागज पर एक साथ बना सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक किरण कागज से बाहर की तरफ आ रही हो। और दूसरा नियम, जिसे स्नेल्स लॉ के नाम से जाना जाता है, वो थोड़ा मैथमेटिकल है। ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस के साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन का जो रेशियो है वो किन्हीं दो मीडियम के लिए हमेशा फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है। हमें इसकी गहरी मैथ्स में नहीं जाना है, बस ये समझना है कि इसी नियम की वजह से हम लाइट के रास्ते को एकदम परफेक्टली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि स्नेल्स लॉ में वो जो कांस्टेंट था वो क्या था? वो आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे हम n से दिखाते हैं, किसी भी मीडियम की एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है। आप इसे किसी मीडियम के लिए एक स्पीड बम्प रेटिंग की तरह समझ सकते हैं। हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग 1 है, पानी का करीब 1.33 है और कांच का लगभग 1.5। इसका मतलब ये हुआ कि पानी में लाइट के लिए हवा से 1.33 गुना बड़ा स्पीड बम्प है और कांच में 1.5 गुना बड़ा। जिस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, वो लाइट की स्पीड को उतना ही कम करेगा और लाइट को उतना ही ज्यादा मोड़ेगा। यही वजह है कि हीरा इतना क्यों चमकता है, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा, करीब 2.42 होता है। तो अब तक हमने रिफ्रैक्शन के पीछे की साइंस और उसके नियम समझ लिए हैं। अब असली मजा शुरू होता है। जब हम नियमों को समझ जाते हैं तो हम उन्हें अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हम इन नियमों का इस्तेमाल करके रोशनी को अपनी मर्जी से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसे एक जगह इकट्ठा या फिर चारों तरफ फैला कैसे सकते हैं। और इस काम को करने वाले जादुई टूल का नाम है लेंस। तो मोटे तौर पर हमारे पास दो मेन टाइप के स्फेरिकल लेंस होते हैं। पहला है हमारा हीरो कॉन्वेक्स लेंस। ये बीच में से मोटा और किनारों से पतला होता है। इसका काम है अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट की पैरेलल किरणों को एक पॉइंट पर इकट्ठा करना, यानी कन्वर्ज करना। इसलिए इसे कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। और दूसरा है कॉन्केव लेंस। ये बीच में से पतला और किनारों पर मोटा होता है। इसका काम कॉन्वेक्स से एकदम उल्टा है। ये लाइट की किरणों को बाहर की तरफ फैला देता है, यानी डाइवर्ज कर देता है। इसलिए इसे डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। सोचिए, सिर्फ कांच के टुकड़े का आकार बदलकर हम रोशनी के बर्ताव को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे पहले कि हम ये देखें कि ये लेंस इमेज कैसे बनाते हैं, हमें लेंस की दुनिया के कुछ ज़रूरी टर्म्स को समझना होगा, एक तरह से उसका मैप। तो सबसे पहले है प्रिंसिपल एक्सिस। ये वो मेन हाईवे है जो लेंस के बिल्कुल बीच से होकर गुजरता है। फिर आता है ऑप्टिकल सेंटर, जिसे ओ से दिखाते हैं। ये लेंस का वो सेंटर पॉइंट है, वो जादुई चौराहा जहां से कोई भी लाइट की किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। फिर है प्रिंसिपल फोकस या एफ। ये वो मंजिल है जहां सारी पैरेलल किरणें रिफ्रैक्शन के बाद जाकर मिलती हैं कॉन्वेक्स लेंस में। और आखिरी में फोकल लेंथ यानी एफ, जो ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस तक की दूरी है। ये लेंस की ताकत को बताता है। जिसकी फोकल लेंथ जितनी कम, वो लेंस उतना ही पावरफुल होता है। तो अब आता है इस पूरे सफर का सबसे मजेदार और जरूरी हिस्सा। ये लेंस आखिर वो इमेज बनाते कैसे हैं जो हम अपनी आंखों से, कैमरों से या माइक्रोस्कोप से देखते हैं। कैसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास एक छोटे से अक्षर को इतना बड़ा दिखा देता है, या हमारे चश्मे का लेंस धुंधली दुनिया को एकदम साफ कर देता है। चलिए इमेज फॉर्मेशन के इस राज को आप समझते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज लेंस से कहां और कैसी बनेगी, ये पता लगाने के लिए हमें कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। बस ये 3 सुनहरे नियम याद रखने हैं। ये वो 3 पक्के रास्ते हैं जिन पर लाइट की किरणें हमेशा चलती हैं। पहला, जो भी किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, लेंस उसे मोड़कर फोकस से गुजार देगा। दूसरा, जो किरण फोकस से होकर आएगी, लेंस उसे रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर देगा। और तीसरा और सबसे आसान, जो किरण ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी, वो बिना मुड़े सीधी की सीधी चली जाएगी। बस किसी भी ऑब्जेक्ट के एक पॉइंट से निकलने वाली लाखों किरणों में से कोई भी 2 किरणें लेकर इन नियमों से उनका रास्ता बनाइए। रिफ्रैक्शन के बाद वो जहां पर एक दूसरे को काटेंगी, वहीं पर उस पॉइंट की इमेज बन जाएगी। इट्स दैट सिंपल। अब यहाँ पे एक बहुत ही मजेदार पैटर्न देखने को मिलता है। कॉन्वेक्स लेंस एक जादूगर की तरह है। ये बहुत तरह की इमेज बना सकता है, और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट को लेंस के सामने कहाँ रखा गया है। जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है तो इमेज फोकस पर एक छोटे से पॉइंट जैसी असली और उल्टी बनती है। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को लेंस के पास लाते जाते हैं, उसकी इमेज लेंस से दूर भागती जाती है और साइज में बड़ी होती जाती है, पर रहती असली और उल्टी ही है। यही प्रिंसिपल कैमरे में काम करता है। लेकिन एक खास केस है।
जब हम ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ के भी अंदर ले आते हैं, यानी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तब अचानक सब कुछ बदल जाता है। अब इमेज असली और उल्टी नहीं, बल्कि बड़ी, सीधी और वर्चुअल बनती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास काम करता है। कॉन्वेक्स लेंस के मुकाबले कॉन्केव लेंस इस मामले में बहुत सीधा साधा और प्रिडिक्टेबल है। आप ऑब्जेक्ट को इसके सामने कहीं भी रख दीजिए, ये हमेशा एक ही तरह की इमेज बनाएगा, सीधी, वर्चुअल यानी आभासी और ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये किरणों को हमेशा फैलाता है, तो वो असल में कभी मिल ही नहीं सकती। हमारा दिमाग उन्हें पीछे की तरफ ट्रेस करके ही मिलाता है। इसीलिए इसकी इमेज हमेशा वर्चुअल होती है और ये हमेशा छोटी इमेज बनाता है। इसका इस्तेमाल उन जगहों पर होता है जहां हमें ज्यादा वाइड व्यू चाहिए होता है, जैसे दरवाजे के पीप होल में, ताकि छोटी सी जगह से बाहर का बड़ा एरिया दिख सके। तो हमने थ्योरी समझ ली, इमेज फॉर्मेशन के रूल्स देख लिए, अब जरा इसके प्रैक्टिकल साइड पे चलते हैं। फिजिक्स की असली ताकत उसकी मैथ्स में है, जो हमें चीजों को एक्यूरेटली कैलकुलेट करने की पावर देती है। तो देखते हैं कि वो कौन सी सिंपल मैथ्स है जिससे ये सब कैलकुलेट होता है, और ये हमारी दुनिया में हमारे चारों तरफ कहां-कहां इस्तेमाल होता है। इससे पहले कि हम फॉर्मूलों पे जाएं, हमें ट्रैफिक के नियम समझने होंगे। ये साइन कन्वेंशन वही नियम है। ये बस एक स्टैंडर्ड तरीका है ताकि दुनिया में कहीं भी जब साइंटिस्ट या इंजीनियर्स कैलकुलेशन करें तो सबके रिजल्ट्स एक जैसे आएं। नियम बहुत सिंपल है। लेंस के ऑप्टिकल सेंटर को हम ओरिजिन मान लेते हैं। यहीं से सारी दूरियां नपती हैं। जिस दिशा में लाइट जा रही है उस दिशा में नापी गई दूरी पॉजिटिव होगी और उसकी उल्टी दिशा में नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की हाइट पॉजिटिव और नीचे की नेगेटिव। मतलब ये बस एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है ताकि हमारे कैलकुलेशंस में कोई गड़बड़ न हो। और ये है वो मास्टर चाबी जो लेंस के सारे राज खोल देती है, द लेंस फॉर्मूला। ये एक छोटा सा पर बहुत ही पावरफुल इक्वेशन है जो 3 सबसे जरूरी चीजों को एक साथ जोड़ता है। U यानी ऑब्जेक्ट की लेंस से दूरी, V यानी इमेज की लेंस से दूरी, और F यानी लेंस की फोकल लेंथ। इस फॉर्मूले की खूबसूरती यह है कि अगर हमें इन 3 में से कोई भी 2 चीजें पता हों तो हम साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करके तीसरी चीज को बिल्कुल सटीक तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। यही वो फॉर्मूला है जिससे कैमरा डिजाइनर पता लगाते हैं कि सेंसर को कहाँ रखना है। ठीक है, इमेज कहाँ बनेगी ये तो पता चल गया, पर वो कितनी बड़ी या छोटी होगी, सीधी होगी या उल्टी? इसका जवाब देता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन, जिसे M से दिखाते हैं, बताता है कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट की साइज के मुकाबले कितने गुना है। इसका फॉर्मूला है इमेज की हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट। इसे निकालने का एक और आसान तरीका है V/U। अगर M की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इमेज बड़ी है, अगर 1 से छोटी है तो इमेज छोटी है। और सबसे जरूरी, अगर M का साइन पॉजिटिव है तो इमेज सीधी है, और अगर M का साइन नेगेटिव है तो इमेज उल्टी बनी है। तो ये एक नंबर हमें इमेज के साइज और नेचर दोनों के बारे में सब कुछ बता देता है। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि जब हम चश्मे का नंबर बताते हैं, जैसे मेरा नंबर +2 है या -1.5 है, तो इस प्लस या माइनस का मतलब क्या है? वेल, ये जो नंबर है ना, यही है लेंस की पावर, जिसे डायोप्टर्स में मापा जाता है। पावर का मतलब है कि कोई लेंस लाइट को कितना ज्यादा या कम मोड़ सकता है। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, P = 1/f। लेकिन यहाँ फोकल लेंथ को हमेशा मीटर्स में रखना होता है। जिस लेंस की फोकल लेंथ जितनी कम होगी वो लाइट को उतना ज्यादा मोड़ेगा, यानी उसकी पावर उतनी ही ज्यादा होगी। कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव होती है और कॉन्केव लेंस की पावर नेगेटिव। तो अगली बार जब आप अपना चश्मे का नंबर बताएं तो याद रखिएगा, आप असल में अपने लेंस की बेंडिंग पावर बता रहे हैं। और ये देखिए, जो कुछ भी हमने अभी तक सीखा है वो सब किताबों की थ्योरी नहीं, बल्कि हमारी रोज की जिंदगी का एक अटूट हिस्सा है। हमारे चश्मों में लगे लेंस हमारी आंखों की फोकसिंग पावर को ठीक करते हैं। कैमरे के अंदर का लेंस दुनिया के नज़ारों की एक रियल और इन्वर्टेड इमेज सेंसर पर बनाता है। दूरबीन यानी बाइनोक्यूलर्स में लेंस का कॉम्बिनेशन हमें दूर की चीज़ों को पास ले आता है, और माइक्रोस्कोप हमें वो दुनिया दिखाता है जो हमारी आंखें अकेले कभी नहीं देख सकती। ये सब कुछ रिफ्रैक्शन और लेंस के उन्हीं नियमों पर काम करता है जिन्हें हमने अभी अभी समझा है। तो लेंस सिर्फ कांच के तराशे हुए टुकड़े नहीं हैं। ये वो टूल्स हैं जिन्होंने इंसान को देखने की वो शक्ति दी है जो हमें कुदरत से नहीं मिली थी। इन्हीं की मदद से हमने अपनी नज़र की कमियों को दूर किया, और इन्हीं की मदद से हमने दूर ब्रह्मांड में दूसरी गैलेक्सीज के राज खोले। सवाल ये है कि टेक्नोलॉजी की ये जादुई आंखें हमें भविष्य में और क्या-क्या दिखाएंगी? क्या हम इनसे ऑगमेंटेड रियलिटी बनाएंगे जो हमारी दुनिया पर डिजिटल इन्फॉर्मेशन की एक लेयर चढ़ा देगी, या फिर इनसे मेडिकल साइंस में और भी गहरी खोजें होंगी?
इंसान की रोशनी को मोड़ने की ये कला हमें और कहाँ तक ले जाएगी, इस पर सोचिएगा जरूर।